स्टॉप स्टार्ट। हिंदू समाज को पिछले दिनों फिर एक और चुनौती तब मिली जब झारखंड सरकार ने शर्मा धर्म कोड बिल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित करवा दिया। लगभग 4 दशक से समय समय पर उठती रही इस मांग को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। सरना धर्म कोड बिल समर्थन में दलील दी गई है कि आदिवासियों वनवासियों की धार्मिक पहचान हिंदू न होकर पृथक सरना धर्म से है और इस कारण केंद्र सरकार जनगणना के लिए निर्धारित फॉर्म में 6 प्रमुख धर्मों के बाद 7वां कॉलम सरना धर्म के लिए उपलब्ध कराए। उल्लेखनीय यह है कि क्या वास्तव में वनवासी हिंदू समाज से पूरी तरह भिन्न है। संविधान निर्माताओं की नजर में वनवासी हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और उसी हिंदू समाज में पनपे विभेद का संज्ञान लेते हुए अनुच्छेद 342 के तहत वनवासियों को जनजाति का दर्जा और संबंधित लाभ देने के प्रावधान किए गए। इसी मंतव्य से 1961 की जनगणना में जनजातियों की अलग से प्रविष्टि का प्रावधान हटा लिया गया था। एक और अहम बात यह है कि यदि कोई समूह अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान बनाकर आरक्षण का लाभ लेना चाहे तो संविधान उसकी भी इजाजत नहीं देता। सरना धर्म कोड के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि वनवासियों को हिंदू और ईसाई खेमों में खींचने के प्रयास बंद हों और उन्हें अपनी पहचान स्वयं निश्चित करने दी जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कवायद में कैथोलिक चर्च बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। रांची के आर्चबिशप फिलिप्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वनवासियों की भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए सरना कोड पास कर धर्म केंद्र सरकार को भेजने की मांग की थी। कैथोलिक बिशप्स के एक समूह ने तो राज्य सरकार से यह भी मांग की है कि यदि केंद्र सरकार 2021 की जनगणना से पहले सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देती तो राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम रोक दिया जाए। पूरी प्रक्रिया में कैथोलिक चर्च की सरगर्मी जताई है कि सरना धर्म कोड की मांग उतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जा रही है। वनवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने का लाभ अंततोगत्वा ईसाई मिशनरियों को ही मिलने वाला है। दरअसल जिस सरना धर्म के लिए अलग से जनसांख्यिकी प्रावधान की मांग की जा रही है न तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और न ही सरना शब्द का जनजातीय शब्दावली में कहीं उल्लेख। जिस सरना शब्द का प्रचलन केवल रांची के आसपास के 4-5 जिलों तक सीमित है उसका आशय भी धार्मिक मान्यताओं से नहीं बल्कि उन पवित्र साल या महुआ वृक्ष वाटिकाओं से है जिन्हें वनवासी पूजनीय मानते हैं। परंतु इन सरना स्थलों की पूजा जनजातीय एवं गैर जनजातीय दोनों ही लोग समान रूप से करते हैं। पूजा के दौरान विशेष दिनों में अग्नि प्रज्वलित न करना, बोंगा पूजा, पितरों का अनुष्ठान एवं पशुधन पूजा आदि का अनुसरण गैर जनजातीय भी उसी श्रद्धा भाव से करते हैं
वनवासियों में जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जनजातीय संस्कार एवं रीति रिवाज हिंदुओं की ही भांति है। सिंदूर की रस्म, बलि पूजा के बाद प्रसाद वितरण, अस्थि विसर्जन, जन्म तथा मृत्यु के बाद अशौच की कल्पना, व्रत, मृत्यु उपरांत भोज, श्राद्ध, धरती माँ की कल्पना, जन्म के बाद छठी मनाना एवं माघ पर्व, ऐसी तमाम बातें हैं जो जनजातीय बंधुओं के वृहत हिंदू समाज से जुड़ाव को दर्शाती है। गैर जनजातीय हिंदुओं की तरह जनजातीय समूहों में भी गोत्रों का विशेष महत्व है और स्वगोत्रों में विवाह पूर्णतः निषिद्ध होते हैं। जनजातीय लोग बड़े स्तर पर न सिर्फ शिव, पार्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं, बल्कि उनके नामकरण भी हिंदू देवी देवताओं के नामों पर होते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता का नाम शिबू यानी शिव पर है, तो उनके दिवंगत बड़े भाई का नाम दुर्गा सोरेन था। दुर्गा सोरेन की पत्नी का नाम सीता सोरेन है, जो अभी जामा से विधायक है। छत्तीसगढ़ के वनवासियों में तो रामायणी और पांडविनी के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथाओं का प्रसार भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के मार्गदर्शन में बनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी विजन पत्र है। चाहे रोजगार का प्रश्न हो या सामाजिक न्याय का, शोध अनुसंधान का विषय हो या भारतीय भाषाओं का, एनईपी की दूरगामी सिफारिशों के क्रियान्वयन की दिशा में मंथन शुरू हो गया है। भाषाओं के लिए भी एनईपी में कई अहम सिफारिशें हैं, पर साथ ही कुछ मामलों में पुनर्विचार की भी दरकार है। भारतीय भाषाओं पर जोर एनईपी की एक बड़ी विशेषता है। इसके मूलभूत सिद्धांतों में ही बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना शामिल है। इसी सिद्धांत के मद्देनजर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में भारतीय भाषाओं के अध्यापन के साथ साथ भारतीय भाषाओं में अध्यापन पर बल दिया गया है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में होगी, जिसे 8वीं तक भी पढ़ाया जा सकता है। यह शैक्षणिक मनोविज्ञान के इस सिद्धांत के अनुरूप है कि मातृभाषा में सीखना आसान होता है। दुनिया के विकसित देशों में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होती है। आम जनता की भाषिक स्थिति को समझते हुए एनईपी भी उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में अथवा द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने की वकालत करती है। एनईपी में विभिन्न भाषाओं की अकादमी स्थापना का भी प्रावधान है। उपरोक्त बिंदु भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति दोनों की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। भारतीय भाषाओं एवं बहुभाषिकता पर जोर देते हुए एनईपी में त्रिभाषा सूत्र का भी उल्लेख है, लेकिन प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र पूर्ववर्ती त्रिभाषा सूत्र से थोड़ा भिन्न है। पूर्व में हिंदी प्रदेशों में स्कूली स्तर पर अंग्रेजी, हिंदी एवं एक अन्य भारतीय भाषा और गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी उस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा और हिंदी पढ़ाने का प्रावधान था।
पर तमिलनाडु आदि राज्यों में इस पर विवाद के बाद थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए अब कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। हालांकि यहाँ किसी भी भाषा का उल्लेख नहीं है। व्यावहारिक रूप से होगा यह कि अधिकांश गैर हिंदी राज्यों में अंग्रेजी के अलावा उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा और अन्य भारतीय भाषा के रूप में कोई एक भाषा अपनाई जाएगी। अधिक संभावना है कि यह तीसरी भाषा सामान्यतया हिंदी ही होगी। हिंदी प्रदेशों में अंग्रेजी, हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, जैसा कि अभी भी हो रहा है। लेकिन यह स्थिति उचित नहीं कि हिंदी भाषी राज्यों के छात्र हिंदी प्रदेशों की भाषाएं सीखने को कभी अग्रसर ही न हो। इसमें तमिलनाडु आदि राज्यों का यह आरोप कायम रहेगा कि हिंदी भाषी लोग हिंदी से इतर अन्य भारतीय भाषाएं नहीं सीखते। यह राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए ठीक नहीं। त्रिभाषा नीति में दोनों भारतीय भाषाएं ही होनी चाहिए। तब यह होगा कि हिंदीतर राज्यों में संपर्क भाषा और संघ सरकार की राजभाषा हिंदी स्वाभाविक रूप से प्रथम विकल्प रहेगी ही। उधर हिंदी प्रदेश संस्कृत की जगह हिंदीतर राज्यों की कोई भाषा अपनाएंगे। NEP 1968, NEP 1986 आदि के त्रिभाषा फॉर्मूले में यही सोच थी कि हिंदी भाषी राज्य तीसरी भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, खास तौर से द्रविड़ भाषा परिवार की कोई भाषा सीखेंगे। अतीत में हिंदी प्रदेशों में तीसरी भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को न पढ़ाने का एक कारण इनके शिक्षकों की समस्या भी थी, पर मौजूदा तकनीकी दौर में इस समस्या का हल बहुत सरल हो गया है। ऑनलाइन शिक्षण में इन भाषाओं का पठन पाठन कठिन नहीं होगा। इसमें शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट स्वयं और टेलीविजन चैनल स्वयं प्रभा भी मददगार हो सकते हैं। NEP के आधारभूत सिद्धांतों में अध्ययन, अध्यापन और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में तकनीक के यथासंभव उपयोग की वकालत की गई है। इस कदम से हमारे हिंदी प्रदेशों के नौनिहालों को अन्य राज्यों की भाषा संस्कृति सीखने का मौका मिलेगा ही। यह राष्ट्रीय एकता के भाव को भी मजबूत करेगा।